आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मिलता है? सभी बच्चे जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, मिलता है, जिसमें मैंने कल आपको आर्टिकल 19 पढ़ा दिया था और 19 का सब क्लोज ए बताया था, एक बताया था, और इसके अंतर्गत हमने बताया था कि इसमें आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अगर आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो 19 में जो सब क्लोज 1 है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई थी? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ था बेटा? आप सभी जानते हैं कि 19 का जो 4 है, ठीक है, 19 का 4 और आर्टिकल 31 को हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, जिसमें उल्लेख किसका था? संपत्ति का। किसका उल्लेख मिलता था? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, और इसे हमने क्या किया बेटा? हटा दिया था और कानूनी अधिकार बना दिया। और आर्टिकल संविधान में नया आर्टिकल हमने बढ़ा दिया था, जिसे आप जानते हो 300 ए या 300 खा के अंतर्गत रखा है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की हमने बात करी थी, जिसमें केवल हमने पहली स्वतंत्रता क्या बताया था कि अगर सब क्लोज 1 की बात करेंगे तो एक स्वतंत्रता कम हो गई। तो वर्तमान में आपके पास कितनी स्वतंत्रताएं हैं? वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है बेटा। और आर्टिकल का सब क्लोज 2, सब क्लोज 3, सब क्लोज 4, सब क्लोज 5 और सब क्लोज 6 इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा नहीं है कि जो स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं उनके माध्यम से आप कुछ भी बोल सकते हैं या उन स्वतंत्रताओं का आप उपयोग करके कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन पर प्रतिबंध की भी बात की गई है, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया था कि प्रतिबंध कहाँ कहाँ पर लगाया गया था। सीधी सी बात है, जिससे हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होती है, वहीं तक आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, वहीं तक आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। इसलिए सब क्लोज 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या लगाते हैं बेटा? ये प्रतिबंध का प्रावधान करते हैं। स्वतंत्रताओं पर बेटा क्या किया गया है? प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, और अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमने शायद सब क्लोज 1 का ए पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें दी गई थी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 का ए। और इसमें मैंने आपको बताया था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, अर्थात फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। और यह कौन कहता है? यह कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद का क्लोज 1 का सब क्लोज ए, ठीक है। लेकिन बोलने का अधिकार आपको तभी तक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं, उसकी मानहानि नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक तो आपको बोलने का अधिकार है। अदरवाइज यह स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी। आप किसी से अपशब्द नहीं बोल सकते, ठीक है, अपशब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभिव्यक्ति करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, कोई रिटन में करता है। इसीलिए इसी के अंतर्गत 19 का सब क्लोज ए के अंतर्गत ही मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। और इसके लिए मैंने क्या बताया था? आरटीआई एक्ट आया था। आरटीआई एक्ट कब आया था बेटा? राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? 2005 में। यानी आप किसी भी कर्मचारी की या किसी भी विभाग से कोई भी सूचना
हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका मौलिक अधिकार है और इसको मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंतर्गत रखा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता इसके तहत दी गई थी कि आप अपने घरों, अपने दफ्तरों में क्या कर सकते हैं बेटा, झंडा फहरा सकते हैं। अर्थात फ्लैग होस्टिंग की जो स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम टू फ्लैग होस्टिंग, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, इसको भी हमने इसी के अंतर्गत रखा है। ठीक है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अन्य स्वतंत्रताओं में हमने आपको बताया था कि भाई आप किसी भी तरीके का कोई भी विज्ञापन दे सकते हैं, अर्थात विज्ञापन देने की भी स्वतंत्रता इसी आर्टिकल के तहत दी गई है। और अपनी अभिव्यक्ति को या अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप खामोश रहें, अर्थात चुप रहने की स्वतंत्रता भी आपको इसी के तहत प्राप्त है। ठीक है, और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई थी कि कोई भी जब फिल्म रिलीज होगी तो उससे पहले उसे सेंसर बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है, और उसका भी मेंशन कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और सब क्लोज 8। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख इसके अंतर्गत मिलता है। और यहाँ पर प्रतिबंध क्या लगाया गया है, प्रतिबंध की बात की थी तो मैंने बताया था कि बेटा जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 19 का सब क्लोज 2 इस पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। और प्रतिबंध कैसे लगाता है कि भाई अगर आपके बोलने से किसी भी तरीके से देश की एकता या अखंडता प्रभावित होती है तब आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता का क्या होगा बेटा, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, इन केस किसी भी तरीके का कोई दंगा होता है, कोई उपद्रव होता है, ठीक है, तब क्या किया जाएगा बेटा, तब आपकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित होगी। ठीक है, और अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो उस टाइम पर भी बेटा क्या होगा, आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए बेटा 19 आर्टिकल 19 का। अभी तो क्लोज एक ही चलेगा क्योंकि सब क्लोज 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या लगाते हैं बेटा, प्रतिबंध लगाते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 और 19 का क्लोज 1 और सब क्लोज क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे, बोलने के बाद क्या होगा, बोलने पर तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा अगर आप एकता, अखंडता या फिर किसी भी उपद्रव के केस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आगे की बात अगर करूँ बेटा तो आगे क्या बात क्या है कि आप इसके तहत कोई भी सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह सभा या सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस और अ मीटिंग विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली, अर्थात आप शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया बेटा, शांतिपूर्ण एवं, ये कंडीशन लगा दी गई है, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये कौन देता है बेटा, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज बी। इसके तहत हमें ये कहा गया है कि आप क्या करेंगे बेटा, कोई भी सभा सम्मेलन करिए, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, पीसफुली होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ बिना हथियारों के होना चाहिए। सभा या सम्मेलन में आर्म्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जाती है आपसे, वो पूछी जाती है जुलूस निकालने का अधिकार। जुलूस तो आप लोग जानते ही होंगे सभी लोग, है ना, जुलूस जानते हैं, चलती हुई सभा माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, चलती हुई सभा माना जाता है। इसलिए इसी आर्टिकल के तहत बेटा हमें क्या प्राप्त है, जुलूस निकालने का अधिकार है। ठीक है, शांतिपूर्ण होता है
हाँ, वो कंडीशन पहले ही लगाई गई है बेटा, जुलूस भी आपका कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। तो दो कंडीशन आपको यहाँ से याद रखनी है, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज 1 और सब क्लोज बी आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी मीटिंग, किसी भी कॉन्फ्रेंस अर्थात किसी भी सभा या किसी भी सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए इसी में आपको क्या दिया गया है बेटा, जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता है, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता को भी इसी के तहत रखा गया है, क्योंकि जुलूस को बेटा क्या माना गया है, जुलूस को माना गया है चलती हुई सभा, क्या माना गया है, चलती हुई सभा माना गया है, अर्थात आप जुलूस निकालने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब इसी पे बेटा प्रतिबंध कौन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है 19 का सब क्लोज 3, 19 का सब क्लोज 3 इस पर प्रतिबंध लगाता है। और इसके तहत आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि अगर आपकी सभा या सम्मेलन से किसी भी तरीके से राष्ट्र या देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, राष्ट्र की एकता या अखंडता प्रभावित होती है, तब वहाँ पर यह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 19 का सब क्लोज 3 कहता है। मेरी बात ध्यान से समझ में आई, मैंने क्या बताया कि 19 का सब क्लोज 1A, ठीक है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट इस पर प्रतिबंध लगाता है 19 का सब क्लोज 2। अगर हम बात करें 19 का सब क्लोज 19 का क्लोज 1 सब क्लोज बी, और इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं तो उन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। और सारे के सारे प्रतिबंध यही कहते हैं कि इससे अगर किसी भी तरीके से देश की एकता, देश की अखंडता, ठीक है, अगर प्रभावित होती है तो ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित कर दी जाएगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल में सबसे पहले आर्टिकल 19 ही, आर्टिकल 19 ही रद्द किया जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्रताएं जो हैं, ठीक है, 19 के अंतर्गत जो भी स्वतंत्रताएं हैं, अगर कहीं दंगा होता है, उपद्रव होता है या कोई आपातकाल आता है, तो आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले रद्द होने वाला मौलिक अधिकार कौन सा होता है आपका, वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 को सबसे पहले छीन लिया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और सब क्लोज सी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना नोट करके, आपसे ये तो कह दिया गया है कि आप सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते, नहीं कहते भारत बंद, बंद या हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है, बंद या हड़ताल करने का अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका। नहीं तो आप समझिए कि भाई जब हम जुलूस निकाल सकते हैं, ठीक है, जुलूस निकाल सकते हैं, सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, बट बंद या हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं प्राप्त है। तो ये नोट लगा के लिखें, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बंद या नोट करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, अच्छे से नोट कर रहे हैं, नहीं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज बी डालिए, इसमें लिखिए शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और इस पर बेटा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जुलूस निकालने की स्वतंत्रता भी दी गई है। क्यों? क्योंकि जुलूस को क्या माना गया है, चलती हुई सभा माना गया है। और इस पर बेटा प्रतिबंध कौन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है 19 का सब क्लोज 3। 19 का सब क्लोज 3 क्या कहता है, यदि किसी सभा या सम्मेलन से राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, ठीक है, तब क्या करेंगे बेटा, इस सभा या सम्मेलन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने क्या बताई, आप सभा या सम्मेलन तो कर सकते हैं बट स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। आपने देखा होगा, इसीलिए गवर्नमेंट हड़ताल करने के लिए क्या करती है, भाई समाप्त कराने के लिए कोई ना कोई नया ऑर्डर पारित कर देती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से इधर आपको अगर स्वतंत्रताएँ दी गई हैं तो इधर आपके क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं। आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज सी डालिए, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज सी,
देखिए आर्टिकल 19 और इसका क्लोज 1 और इसका सब क्लोज सी क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्वतंत्रता दी बोलने की। उसके बाद आप मेरी स्वतंत्रता से प्रभावित हुए, मेरे भाषण से प्रभावित हुए, तो क्या किया आपने, सभा या सम्मेलन किया। और सभा और सम्मेलन से जब आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए तो हम क्या करेंगे, एक अपना संगठन बना लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है कि आप अगर 19C की बात करेंगे तो 19C में सीधी सी बात ये कही गई है कि आप संघ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी संगठन बनाने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो आर्टिकल C क्या कहता है कि संघ या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता दी गई है, जो फ्रीडम दिया गया है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक यूनियन, ठीक है, ये किसके अंदर दी गई है, आर्टिकल 19 का सी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसा संगठन बना लें जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता हो। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि भारत में एक संगठन था इंडियन मुजाहिदीन, और इंडियन मुजाहिदीन क्या करता था बेटा, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी उसके द्वारा। तो भाई क्या किया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा, आर्टिकल 19 का सब क्लोज 4 लगा देगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप संगठन और संघ बनाने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, बट यदि उस संगठन से देश की एकता एवं अखंडता प्रभावित होती है तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो क्या करते हैं बेटा, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं और उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है इंडियन मुजाहिदीन, IM करके आतंकवादी संगठन संचालित होता था इंडिया में ही, ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन नाम था उसका। तो उसको अब क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इज दैट क्लियर? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई बताओ बेटा। और इस पर प्रतिबंध लगा देगा 19 का सब क्लोज 4। वो भी यही कहेगा कि अगर आप भाई जैसे IM जैसे संगठन थे, इंडियन मुजाहिदीन संगठन थे, तो इन पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का सब क्लोज यह अधिकार देता है कि इन पर प्रतिबंध लगाओ। कारण क्या है कि यह बेटा देश की एकता और अखंडता में बाधा या खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इनको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है, इन पे बैन लगा दिया जाएगा। आगे की बात करें बेटा, आर्टिकल 19 का सब क्लोज 1 का सब क्लोज D, जब आपने संगठन बना लिया, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको भ्रमण करने अर्थात आवागमन की स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। आप कह सकते हैं भारत में कहीं भी आवागमन, या आप कह सकते हैं भ्रमण की स्वतंत्रता, ये कौन प्रदान करता है बेटा, आर्टिकल 19 का सब क्लोज 1 का D। अर्थात अगर ये स्वतंत्रता ना प्राप्त होती, क्या आप यूपी से कोलकाता जा सकते थे, यूपी से दिल्ली जा सकते थे, साउथ इंडिया जा सकते थे, नॉर्थ इंडिया जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, अर्थात भारत में आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी प्रकार की आपको वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। बट कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, जहां पर जाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, किसकी, भारत सरकार की। जैसे कुछ जनजातियां होती हैं, ठीक है, अगर उनकी कला संस्कृति या सभ्यता को किसी प्रकार का कोई ठेस पहुंचता है तो ऐसे क्षेत्रों में भारत सरकार आपको जाने से रोक सकती है, ठीक है, रोक ही देती है। आपको विदाउट परमिशन आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने सुना होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और नेशनल पार्क के बारे में, तो इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शौकीन हैं वाइल्ड लाइफ के तो आप वाइल्ड लाइफ में चले गए बफर जोन में, तो बफर जोन में भी जाने की आपको अनुमति नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया गया है टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, आप भारत में कहीं पर भी भ्रमण करिए, घूमिए फिरिए,
करिए, ये पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है तो आप कहीं भी चले जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई कुछ ऐसी जनजातियाँ होती हैं जहाँ अगर कोई अन्य व्यक्ति पहुँचता है तो उन्हें क्या लगता है कि इससे मेरी स्वतंत्रता और मेरी सभ्यता, मेरी कला, इनको क्या है, खतरा है। तो इस पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध, कि भाई जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमिशन नहीं देगी आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, 19 का सब क्लोज 5 इस पर प्रतिबंध लगा देगा। आगे की बात करें बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं आई यहाँ पर? कि कहीं भी आप भ्रमण करिए, ठीक है, लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र हैं, एसटी वाले क्षेत्र हैं, जिनकी सभ्यता और संस्कृति आम लोगों से बिल्कुल अलग है ना, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज आप वहाँ भ्रमण नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और सब क्लोज क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, डी ई। अब ई क्या कहता है बेटा, आपने चारों तरफ क्या कर लिया, भ्रमण कर लिया। जब आपने चारों तरफ भ्रमण कर लिया तो आपको कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। जो चीज़ जो अच्छा लगा आपको, जौन सा कोना अच्छा लगा भारत को, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, अर्थात भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। बट बेटा 2019 से पहले आप सभी जानते थे कि यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। वहाँ आप परमानेंटली ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे और ना ही वहाँ पर परमानेंटली निवास कर सकते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो अब आप वहाँ भी निवास करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ फिर से वही आती है कि इस पर भी प्रतिबंध लगाता है 19 का सब क्लोज 5। 19 का सब क्लोज 5 क्या कहता है कि कुछ ऐसे बेटा जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ उन्हें लगता है कि किसी अन्य मनुष्यों के आने से उनकी सभ्यता, कला इत्यादि का क्या हो सकता है, समापन हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पर जाने से, वहाँ निवास करने से भारत सरकार आपको रोक सकती है। अर्थात आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आप जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, उनकी कला संस्कृति प्रभावित होगी, इसलिए वहाँ जाने में आपको, वहाँ रहने के लिए आप पे क्या लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं भी भारत में कहीं भी निवास करें। आप देखा होगा यूपी वाला दिल्ली रहने लगता है ना, दिल्ली वाला अहमदाबाद पहुंच जाता है, परमानेंटली रहने भी लगते, निवास करने लगते हैं। तो यह स्वतंत्रता अगर नहीं होती तो जो जहां जन्मा है वहीं रहता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान का 19 आर्टिकल का क्लोज 1 सब क्लोज यह अधिकार देता है कि आप भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, आवास बना सकते हैं और वहाँ निवास कर सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, और आप सभी जानते हैं बेटा, मैंने बताया था अभी कि 19 का सब क्लोज 1 और इसका सब क्लोज F, इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसको बेटा 300 का के तहत इसमें क्या था, इसमें था बेटा संपत्ति के व्ययन और अर्जन का अधिकार। क्या था, संपत्ति के व्ययन एवं अर्जन का अधिकार था। ठीक है, तो बेटा इसको यहाँ से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज F हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1978 में इसको हटा दिया गया। तो हम बेटा इसको नहीं पढ़ेंगे, अब इसके आगे वाला नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, ई में प्रतिबंध किसने लगाया? ई पर प्रतिबंध लगाता है 19 का सब क्लोज 5। ठीक है, हाँ, दोनों में एक ही बात कही गई है ना कि जनजातीय क्षेत्रों में जाने से आपको रोका जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों में ही निवास करने से आपको रोका जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, क्लोज 1 और सब क्लोज EF के बाद क्या आएगा बेटा, ठीक है, F को तो हटा दिया गया है, कहाँ से, उस श्रेणी से हटा दिया गया है। और यही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 देता है। इसमें क्या कहा गया है कि बेटा आप कोई भी व्यापार या कारोबार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, आप कोई भी व्यापार
एवं कारोबार करने के लिए क्या है? और यह अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज जी देता है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, आपसे इतना तो कह दिया गया कि आपको क्या पता होना चाहिए बेटा। आर्टिकल 19 पढ़ लिया आपने, क्लोज 1 सब क्लोज जी यह कहता है कोई भी व्यापार करिए, कोई भी कारोबार करिए, उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने भारतीय संविधान पढ़ा, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ ली, बीएससी कर लिया, बायोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई, क्या आप डॉक्टरी का कारोबार, डॉक्टरी का व्यापार कर सकते हैं? नहीं। तो ये कुछ प्रतिबंध हैं, इनको ध्यान में रखा जाएगा। प्रोफेशनल जो चीज़ें होंगी उन पर आपको प्रोफेशनली जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वो व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी बायो की भी है, अच्छी जानकारी है, कुछ मेडिसिन की भी जानकारी है, तो क्या मैं अपना व्यापार कर सकता हूँ, क्लिनिक खोल के बैठ सकता हूँ? नहीं, ये प्रतिबंधित है। आपने तभी सुना होगा कि भोला छाप डॉक्टर भागते हैं जब रेड पड़ती है ना, तो वो यही कहा जाता है कि व्यापार करने की तो स्वतंत्रता है, बट व्यापार आप वही करिए जिसमें आप योग्य हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वही स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। ऐसा ना हो कि आपको कह दिया गया कि व्यापार एवं कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है, तो कल से आप हम इंजीनियर हैं, है ना, कल से हम डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है। जब आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर लेंगे तब आप वो व्यापार कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इनको करने की आवश्यकता नहीं है। और बेटा इसी में नोट करके लिखिए, मैंने अभी कितनी बार बोला है, नोट करके लिखिए। आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले अनुच्छेद 19 को ही रद्द किया जाता है। आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले अनुच्छेद 21 को ही अनुच्छेद 19 को ही रद्द किया जाता है। अर्थात सबसे पहले यही छीन लिया जाएगा आपका मौलिक अधिकार, अर्थात ना तो फिर आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी और ना ही सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, क्यों? कारण ये होता है कि अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बेटा क्या किया जाता है, इन्हीं को छीन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आर्टिकल 19 मैंने पूरा पढ़ा दिया, एक बार फिर से आप समझ लो। 19 में क्या कहा गया था कि बेटा भारत का जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें अनुच्छेद 19 के तहत आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, जिसमें जो संपत्ति के अर्जन और व्यय का अधिकार था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह किया था 1978 में मोरारजी देसाई, उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई ने संपत्ति के व्यय और अर्जन के अधिकार को बेटा क्या किया, वहाँ से हटा दिया था और इसे क्या बना लिया, कानूनी अधिकार बना लिया था। ठीक है, उसका मेन रीज़न ये था बेटा, सपोज करो जैसे ये आपका कोई खेत है और इंडिया या भारत के विकास के लिए क्या यहाँ से सड़क निकाल ली हमें, और सड़क इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, अब उसका खेत तो 2 भागों में डिवाइड हो गया, आधा इधर आधा इधर। तो अगर संपत्ति का अधिकार होता तो वो साफ मना कर देता, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा अपनी संपत्ति, ये मेरी संपत्ति और ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर गवर्नमेंट इसे ज़बरदस्ती छीनना भी चाहती तो वो चला जाता सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चला जाता? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाता और उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता। मैंने बताया था मौलिक अधिकारों का रक्षक या संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को माना जाता है। तो भैया ये गवर्नमेंट को ज़मीन गिरती ही नहीं। अब क्या किया इन्होंने, उसको शिफ्ट कर लिया, कानूनी अधिकार बना लिया। अब अगर वो चाहे, किसान चाहे, तब भी भारत सरकार इस क्षेत्र को, इस एरिया को अधिग्रहित कर सकती है, उसके भूभाग को छीन सकती है, बशर्ते इसका जो भी मुआवजा होगा वो किसान को दे दिया जाएगा। और पहले क्या होता था, जब 78 से पहले जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, एट दैट
दैट टाइम क्या होता था, आप किसी की भूमिका यानी भारत सरकार किसी की भूमिका अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। अगर आपको रोड निकालना है तो फिर आप घुमाइए, अगर उसने मना कर दिया तो फिर आप उसके खेत से रोड नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, संशोधन किया जाए, और जब संशोधन किया तो इस चीज़ को देखा गया, क्योंकि ये विकास में महत्वपूर्ण है भाई। भारतीय सड़क है, परिवहन है, अगर ये नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे होगा, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना अधिकार है कि अगर वो चाहे कहीं से भी कुछ भी अगर प्लान करती है कि यहाँ से रोड जाएगा, किसी की भी ज़मीन है, किसी की भी संपत्ति है, ठीक है, तो उसको अधिग्रहित करने का अधिकार भारत सरकार को है, बशर्ते वो उसका मुआवजा आपको दे देगा। और ये तो आप हमसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है बेटा, सभी को पता होगा अनुच्छेद 20 क्या कहता है, और 20 को अच्छे से पढ़िए। बता रही थी कि 19 से क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप किए। आर्टिकल 19 से बेटा देखो, सबसे पहले तो जो मैंने नोट करके लिखवाया है वहीं से सवाल बनता है। नोट में क्या लिखा है आपसे यही पूछा जाएगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी सबसे पहले रद्द होने वाला मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार या अनुच्छेद कौन सा होता है, 19 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, या फिर आपको 2-3 स्वतंत्रताएं दे देगा और एक तरफ मैचिंग करने के लिए दे देगा। इस तरह के आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है, और वो आप निश्चिंत रहिए, PDF आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स की आपके ग्रुप में मिल जाएगी। कल या परसों तक आपको PDF मिल जाएगी, जितना मैंने पढ़ाया है और जितना मैं आगे पढ़ाऊँगा वो सारी की सारी PDF आपको क्लास में मिल जाएगी। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है बेटा, PDF हिंदी में, हाँ PDF हिंदी में, वो प्रीएम्बल मैंने इंग्लिश में डाल दी थी, कारण ये था उसमें लिबर्टी की बात की थी उस दिन मैंने, और लिबर्टी में 5 प्रकार की लिबर्टी प्रस्तावना देता है, इसलिए मैंने वो इंग्लिश में डाल दी थी, क्योंकि सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है बेटा, तब कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाता है। सवाल आपसे पूछेगा हिंदी में तो यही लिखेगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो अभी मैंने बेटा कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ाई, 6 प्रकार की पढ़ाई। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश में उसमें एक शब्द होता है बेटा फ्रीडम और दूसरा शब्द होता है लिबर्टी। अगर बेटा लिबर्टी की बात करेगा, लिबर्टी इंग्लिश में लिखा है तो लिबर्टी का मतलब ये प्रस्तावना की बात की गई है, किसकी बात की गई है, प्रीएम्बल की बात की गई है, और प्रीएम्बल में बेटा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है, बच्चे जानबूझ के गलत कर देते हैं, ठीक है। और अगर फ्रीडम शब्द यूज हुआ है तो फ्रीडम का मतलब ये आर्टिकल 19 के क्लोज 1 की बात कर रहा है, और आर्टिकल 19 के क्लोज 1 की बात कर रहा है, या आप कह सकते हैं जो हमें मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रताएं मिली हैं, फंडामेंटल राइट्स के तहत स्वतंत्रताएं मिली हैं, वो कितनी हैं। तो सवाल वही रहेगा, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लिबर्टी माने भी स्वतंत्रता होता है और फ्रीडम माने भी स्वतंत्रता होता है। तब आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि अगर अंग्रेजी वर्जन आपने नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है लिबर्टी लगाए तो 5 लगाइए, फ्रीडम लगाए तो 6 लगाइए, और ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 आंसर सही है इसमें, लेकिन 2 आंसर कब सही होंगे, जब अब आपको लिबर्टी है तो फिर आपका ये आंसर होगा। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे या फ्रीडम की बात करेंगे तो आपका 6 आंसर होगा। अब बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, यहीं से सवाल बनते हैं और यहीं से सवाल टफ लगते हैं आपको। पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन सवाल गलत कैसे हो गया, और 6 पढ़ाइए सर ने, जब बार बार आप फंडामेंटल राइट्स देखोगे आके कि 6 पढ़ाइए, और जब आंसर आता है लिबर्टी लगा होता है तो आंसर 5 आएगा, और जब 5 आएगा तो आप कहोगे ये गलत है, वो गलत नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 की बात कर रहे हैं, तो 20 की बात करें तो बेटा आप सभी को पता होगा, अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण, कंजर्वेशन इन ऑफेंस, आपको क्या किया गया है कि आर्टिकल 19 बेटा आपको कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण क्या देता है, अपराध में दोष सिद्धि के संदर्भ में, ठीक है, संरक्षण क्या प्रदान किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। आप कह सकते हैं कंजर्वेशन इन ऑफेंस, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 19 तो पढ़ लिया आपने, 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 क्या कहता है इसको अच्छे से समझिए। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर आपने कोई अपराध किया भी है, जब तक न्यायालय आपके विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं कर देगा तब तक आपको अपराधी नहीं कहा जाएगा, तब तक आप अपराधी नहीं होंगे। ठीक है। और इस संदर्भ में आपको बेटा कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कुछ संरक्षण भी दिया गया है। पहला संरक्षण यही है कि आप सीधी सी बात ये समझ लो कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, पुलिस अरेस्ट करती है तो वो आपको मजबूर नहीं कर सकती कि आप अपने विरुद्ध ही गवाही दें। पहली चीज मैंने क्या बताई कि आपको अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपने कोई अपराध किया भी है तब भी अगर आपसे पुलिस जबरदस्ती कोई भी स्टेटमेंट आपका नहीं ले सकती, और अगर जबरदस्ती स्टेटमेंट लिया है तो वह कोर्ट में मान्य नहीं होगा। मूवी वगैरह आप लोग देखते ही होंगे, है ना, जबरदस्ती तोड़ फोड़ के उनसे रिटन स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जाके क्या कहता है कि मेरे से जबरदस्ती फोर्सफुली स्टेटमेंट लिया गया है ना। देखा कि नहीं देखा? सभी देखा होगा। तो ये आर्टिकल कौन सा देता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ न्यायालय दोष सिद्ध नहीं कर देता। दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर वो व्यक्ति स्वयं अपनी स्वेच्छा से स्टेटमेंट देना चाहता है, अपने अपराध को कबूल करना चाहता है तो स्वागत है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर चाहूँ, मैंने कोई अपराध किया और मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने अपराध को स्वीकार करूँ, तो मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, उस पर कोर्ट भी जो भी सजा देगी वो दे सकती है। लेकिन पुलिस जबरदस्ती आपसे आपके विरुद्ध स्टेटमेंट नहीं लेगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो हाँ या ना। दूसरी चीज, पहली चीज मैंने क्या बताया, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पहला जो महत्वपूर्ण इसका पार्ट होगा तो मैंने क्या बताया, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। चल रहा है सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, अर्थात एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा का प्रावधान। मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए केवल और केवल आपको एक बार ही सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप उधर 7 साल की सजा काट के आए और तब तक कोई दूसरा अपराध हुआ या नहीं हुआ, पुलिस वाले फिर से पकड़ के ले गए, चल फिर से 7 साल की सजा तुझे सुनाई जाएगी। तो ऐसा नहीं लिखा गया है। ठीक है। तो साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर कोई अपराध भी करता है तो उसे भी कुछ संरक्षण भारतीय संविधान प्रदान करेगा। पहला तो यही कह दिया गया कि जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अपराध तुमने एक बार किया और सजा आपको बार बार दी जा रही है किस्तों में, जैसे ही आप सजा काट के आ रहे हो वैसे पकड़ के फिर से आपको जेल में डाल दिया। तो इसका प्रावधान नहीं है। साफ उल्लेख कर दिया गया कि अगर आप एक अपराध करते हैं तो एक ही बार सजा मिलेगी, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसमें, वो और आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने क्या बताया कि एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा का प्रावधान, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जानकारी होगी तो वो इस पर थोड़ा सा अपना पक्ष रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा
वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक अपराध के लिए एक बार सजा का तो प्रावधान है, बट अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या कोई कर्मचारी है तो उसे सजा तो मिलेगी मिलेगी, बट आपने देखा होगा उसके ऊपर क्या हो सकता है, विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई क्या होगी? विभागीय कार्रवाई का मतलब होता है बेटा उसे सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, उसकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना, एक अपराध के लिए सजा तो केवल एक बार ही मिलेगी, बट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बेटा क्या हो सकता है कि उस पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। और ये कौन करेगा? विभाग करेगा। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई टीचर है, बेसिक एजुकेशन में टीचर है और उसने कोई अपराध किया और उसे सज़ा दी गई, तो आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार है कि उसे टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, या फिर उसे सस्पेंड कर सकता है। तो विभागीय कार्रवाई तो की जा सकती है, उसे सज़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सज़ा दे दी, 2 बार सज़ा नहीं दी। विभागीय कार्रवाई अलग होती है और सज़ा अलग होती है। यहाँ से तो केवल क्या दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर उसको सज़ा दी जाएगी 4 साल, 2 साल, 5 साल, जैसा अपराध किया होगा, ठीक है, वैसा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर वायदा में ये आ जाए स्टेटमेंट फॉर्म में कि एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है किंतु विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या इनमें से? इस तरीके के सवाल और बनते हैं। तो ये जैसे कार्रवाई हो गई, सजा काट के जब मतलब 4 साल बाद वो आए तो नौकरी वापस मिलेगी? बेटा देखिए, अगर उसे केवल अपराध किया गया है, सजा भी उस समय बने कानून के हिसाब से ही दी जाएगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपराध के समय, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपराध के समय जितने दंड का प्रावधान था, जितने दंड का प्रावधान है, ठीक है, उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि अपराध के समय जितने दंड का प्रावधान था या है, उससे अधिक हम दंड नहीं दे सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सपोज करो कि एट दिस टाइम कोई भी चीज़ ले लो, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली के निर्भया कांड की, निर्भया कांड को सबने सुना होगा। अगर दिल्ली के निर्भया कांड की बात करें तो एट दैट टाइम तक जब वो अपराध हुआ था, ऑफेंस हुआ था, उस समय भारतीय कानून में बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एट दैट टाइम, इसलिए बहुत विवाद हुआ था, उसमें बवाल हुआ था, पूरी भारतीय जनता हत्या मांग कर रही थी इनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन फांसी की सजा कैसे दे दी जाती है यार, ये बताओ। जब अपराध किया गया था उस टाइम पे रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान ही नहीं था हमारे कानून में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया जा रहा था कि भैया अनुच्छेद 20 का उल्लंघन हो रहा है, फांसी की सजा कैसे दे दें, फांसी की सजा कैसे दे दें। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जो मैंने इस पॉइंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि अगर इस समय चोरी के लिए 2 साल की सज़ा है, ठीक है, तो अगर आप अभी चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी। कितने साल की सज़ा मिलेगी? 2 ही साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर बड़ा विवाद हुआ कि भाई बलात्कार के लिए आपके यहाँ फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो आप संशोधन करिए और उन्हें फांसी पर लटकाइए। लेकिन ये आर्टिकल 20 साफ साफ कहता है एट दैट टाइम, अपराध के समय जितने दंड की प्रावधान था। इसके बाद आप क्या करते हैं, इससे पहले क्या था, उससे कोई मतलब नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझ पाए, ठीक है। तो सीधी सी बात, इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। अगर आज ये खत्म हो गया तो समझ लो आधे से ज़्यादा हमने मौलिक अधिकार पढ़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा यही है, और इसमें क्या क्या है उन सारी चीज़ों का हम उल्लेख करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। मेरे पढ़ाने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप संविधान पढ़ तो सकते हैं, किताबों से भी पढ़ सकते हैं। मैंने किताब भी आपको प्रेफर कर दी, आप लक्ष्मीकांत की किताब लेके आइए, ठीक है। IAS वाली है, आपको पता होगा फ्रीडम टू लिव, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं, हम क्या कहते हैं, प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21, ठीक है। इसी को बेटा हम कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। राइट टू और फ्रीडम टू लिव, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ में आई या नहीं है? अब देखिए ये आर्टिकल हमें क्या बताता है और अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर फिर से निर्भया केस की एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या है? यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि सशरीर शरीर सहित, सशरीर का मतलब क्या हुआ? शरीर सहित अपने प्राणों की रक्षा करना ही क्या है, क्या कहलाता है? जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहलाता है। और ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए बेटा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये कहा गया है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने शब्द क्या चूज किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित, ये बेटा किस देश के संविधान से ली गई है जरा सा बताइए। फॉरेन फोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही से बताओ। वहाँ से तो रूल ऑफ लॉ लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। सब कुछ बोल डाल दें, कहीं ना कहीं तो तुक्का लगी जाए। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची ली गई है। जापान, वेरी गुड। ये कहाँ से ली गई है? मैंने बोला ना, कुछ भी बोल डालो, कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये सब इसका बहुत यूज करेंगे अभी, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। संसद को यह अधिकार देता है आर्टिकल 21 यह अधिकार देता है कि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है। केवल और केवल कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आप ये बताओ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? कि केवल किताबी भाषा जो लिख दी गई है बस हट लिया आपने। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि संसद सबसे पहले संविधान का अनुसरण करेगा, और संसद अनुसरण करने के पश्चात जो हमारे यहाँ कानून है, अर्थात पहले हम क्या करेंगे कि भाई एक प्रस्ताव रखेंगे, पहले लोकसभा या राज्यसभा में, फिर जब वो दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति से कानून बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और इस कानून द्वारा संसद क्या कर सकती है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। जैसा कि निर्भया के केस में या उसके बाद किया गया, आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। भारत सरकार या राज्य को यह अधिकार नहीं था आर्टिकल 21 के तहत कि किसी के भी जीवन को छीन सके। किसी के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है, अपितु जीवन जीने के अधिकार देता है आर्टिकल 21, ठीक है। लेकिन इसमें ये कह दिया गया कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से क्या कर सकता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकता है। अर्थात राज्य क्या कर सकता है कि संविधान का अनुसरण करते हुए जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनाए। और अपने यहाँ आपको पता है कानून कैसे बनता है? सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा, तब वो कानून बनेगा। तो ये क्या हुई? प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधि प्रक्रिया। लेकिन इस कानून को बनाने के लिए हमें देखना क्या पड़ेगा? आधार क्या लेना पड़ेगा? आधार लेना पड़ेगा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के आप क्या करेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से एक कानून बनाएंगे, और उस कानून के माध्यम से आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो उसको छीन सकते हैं। जैसे अगर बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि फांसी का मतलब उसके प्राणों को छीन लेना, तो राज्य उसको छीन नहीं सकता था। लेकिन क्या किया गया भैया? विधि द्वारा
द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा आप क्या बनाए, कानून बनाए, और कानून में मेंशन कर दें कि अब बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। तो क्या किया, राज्य ने उसके जीवन जीने के अधिकार को छीन लिया। लेकिन कैसे छीन सकता है, ऐसा नहीं कि संसद या राज्य अपनी मनमानी करे कि नहीं इसको फांसी दे दी जाएगी, इसने ये ऑफेंस किया, इसको ये सजा दे दी जाएगी। बात समझ में आई या नहीं है? तो सजाए मौत कैसे दे सकता है राज्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और अनुसरण करने के पश्चात कानून बनाएगा और उस कानून के तहत जीवन जीने के अधिकार को छीनने का अधिकार किसको प्राप्त है, राज्य। ठीक है, और ये प्रक्रिया कैसे होगी, संसद द्वारा होगी और संसद द्वारा प्रक्रिया का निर्माण किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं श्रावण जी? हाँ, ये बोल रहे सर राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर ना करे, राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह कानून नहीं बनेगा। वाद और ये 2011 का अरोड़ा शानबाग वाद 2011, ये भी कहाँ पहुंचा बेटा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये बच्चे ना मूल विधि तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना तो हमें पता है। मूल विधि एसआई वाली क्लास में ये देखना खुद ही आ जाया करेंगे, अगर एसआई का बैच कभी लगाओ क्योंकि तो उसमें मूल विधि के काफ़ी विषय पूछे जाते हैं। देखो 2011 में अरोड़ा शानबाग का केस आया था। अब मेन चीज़ क्या हुई थी, अरोड़ा शानबाग एक नर्स थी और इस नर्स पे अटेम्प्ट किया गया था रेप का। तो रेप का जब अटेम्प्ट किया गया तो इसके गर्दन में चेन एन पड़ी होगी कोई, तो उसको पकड़ के उन्होंने खींचा आरोपियों ने। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो था ये डैमेज हो गया पूरा पोर्शन, और ऐसा समझ लो ये कोमा में चली गई थी। कोमा का मतलब केवल उसका धड़कन जिंदा थी, ऐसे समझ लो, और पूरी तरीके से मर चुकी थी। तो जब ये आया तो फिर भाई इसके जो परिवारी जन थे इन्होंने कहा कि भाई इसको तो मृत्यु दे दी जाए, ऐसे तो कब तक पड़ी रहेगी, ये 4-6 साल महीने तक पड़ी रही, ये ऐसे कब तक पड़ी रहेगी। तब एक चीज़ सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो ये अधिकार नहीं, आपको जीवन जीने का अधिकार है लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान मरने का अधिकार तो नहीं देता, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर हम बेटा क्या कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दवाइयों के ऊपर जिंदा है, जो दवाइयों पे जिंदा है या मशीनरी उपकरणों पर जिंदा है, वेंटिलेटर जिसे आप बोलते हो, अगर इन पर जिंदा है तो उसको आप जहर देकर तो नहीं मार सकते, ये अधिकार नहीं। बात समझ में आई है नहीं? मेरी बात सुनो ना, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने है बेटा। हाँ, सावन का क्या क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, वो इच्छा मृत्यु चाहता है। जैसे आपने देखा पैरालिसिस हो जाता है कुछ लोग, है ना, लटकने लगते हैं, है ना तो चल पाते हैं, ना रोजमर्रा की जिंदगी जी पाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब हम मर जाएं, हमें मरने का अधिकार दे दिया जाए, तो उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहर देकर आप किसी को नहीं मार सकते। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा है जो दवाइयों पर जिंदा है, किस पे जिंदा है, दवाइयों पर जिंदा है या उपकरणों पर जिंदा है, किस पर जिंदा है, उपकरणों पर जिंदा है, तो इनको हटाने से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा किया जा सकता है। तो अरुणा शानबाग के केस में यही हुआ था कि जो भी दवाइयाँ वगैरह थी और जो वेंटिलेटर वगैरह था वो हटा दिया गया था और कुछ ही क्षण में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये व्याख्या कहाँ पे मिली, अरुणा शानबाग। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 वाद पढ़ाए, 4 विवाद पढ़ाए सुप्रीम कोर्ट में। कौन कौन सा गया था, NK गोपालन, मेनका गांधी, ठीक है, और मेनका गांधी के बाद अभी बताया था मैंने ज्ञान कौर के बाद अरुणा शानबाग वाद 2011, ये सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। ठीक है, तो कुल मिला के इसके बाद कुछ स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं आर्टिकल 21 के तहत। अब उनको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एक एक करके लिखिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 लिखिए बेटा, नंबर 1 विदेश जाने का अधिकार। देखिए जीवन जीने का अधिकार तो मिला ही था। अब आर्टिकल 21 के तहत मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड पे आप लिखिए। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, स्वतंत्रताएं दी गई, विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। नेक्स्ट आगे लिखिए, निजता का अधिकार, निजता, प्राइवेसी, प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार समझ रहे हैं।
प्राइवेसी तो जानते ही होंगे सभी लोग। और इसी के तहत बेटा ये कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट आपका फ़ोन टेप नहीं कर सकती, ठीक है। जब कोई केस हो जाता तभी फ़ोन टेपिंग होती है, आम आदमी का फ़ोन टेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 उसे किसका अधिकार देता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका फ़ोन टेप अगर कोई करे तो आप उसको मुकदमा कर सकते हैं, अरे जो ही है, ठीक है। निजता का अधिकार, बात समझ में आई है नहीं आई, ठीक। निजता का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, जल्दी जल्दी लिखो भाई, काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं। आजीविका, आजीविका का अधिकार, अगला लिखो, अगला लिखो। आत्महत्या ना करने का अधिकार, अभी बताया था मैंने, आत्महत्या ना करने का अधिकार। और एक अच्छा तुम्हारे लिए बता दूं, नींद का अधिकार। अरे वाह। मतलब आप सोते रहते हैं, उसका भी आपको अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। तो केस कर सकते हैं। लेकिन पापा मम्मी आपको उठाएंगे तो उनके आप केस नहीं करना, करोगे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं तो पाओ कि सुबह 6 बजे पापा उठा देते हैं, नींद का अधिकार है। तो पर्टिकुलर नींद आपको चाहिए 8 घंटे 7 घंटे की, वो आप नींद लेने के अधिकारी हैं। आप ऐसा नहीं 24 घंटे पड़े रहें। मुझे सुनने दो, नहीं 24 घंटे का अधिकार नहीं है, नहीं तो तुम पड़े ही मुझे उठाता है तो अरे नहीं यार, मेरी बात ध्यान से समझो। आपका जो पर्टिकुलर टाइम है 8 घंटे नींद का या 4 घंटे नींद का, 6 घंटे नींद का, वो आपको मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप उसके अधिकारी हैं, आप करिए। कैसे करिए? आपके घर वाले नहीं सोने देते, घर वालों से कहो, जहाँ जिस विभाग में हो आप उस विभाग से कहो, नहीं तो कहो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सर घर वालों के ऊपर केस थोड़ी ना होगा, घर वाले अगर नहीं सोने देते तो केस हो जाएगा, हो जाएगा। अरे वाह। चलो बेटा, माता पिता को कोई परेशान नहीं करेगा, कल ही मैंने बताया है। देखो बेटा आगे बढ़ते तो आरिफ जो कह रहे हैं कहने दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी चीज़ समझ में आ गई सबको? आगे और लिख लो, इसमें और लिखो बेटा, है इच्छा मृत्यु का अधिकार। अभी करें आत्महत्या का नहीं, आत्महत्या नहीं, इच्छा मृत्यु का अधिकार जो शानबाग के केस में आया था। आप दवाई या उपकरण हटा के उसकी मृत्यु दे सकते हैं उसे, ठीक है। बट आप ये कहो कि उसे जहर दे दें या कोई अपने आप को ख़त्म कर ले तो वो नहीं होगा। सर जैसे कुत्ते होते हैं इसमें ब्रैकेट में लिख लेना अरुणा शानबाग बाद है बेटा। कुत्ते नहीं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें मार देते। जो संविधान लिखा है वो भारतीय मनुष्यों के लिए मार सकती हो, वो केस नहीं करे, ठीक है। नहीं लोग बोलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, IPC के तहत उसकी भी सजा का प्रावधान